इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके सर्विस सेंटर में बोल रहे हैं। तो अब से करीब 2.5 घंटे के बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम की तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है। 43 नए मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। इसके लिए कई मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो चुका है। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी अब मंत्रिमंडल से बाहर है। इनके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत अब तक कुल 11 नाम सामने आ चुके हैं, जिनका इस्तीफा हुआ है, जो मौजूदा मंत्री थे, और यह सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। 12 मंत्री अब तक कुल हटाए जा चुके हैं और 43 लोग आज शपथ लेंगे शाम 6 बजे। एक बार आपको डिटेल से बता दें किन किन मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का है, जिनका इस्तीफा हुआ। उनके साथ साथ उन्हीं के विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा हुआ और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का भी इस्तीफा हुआ है। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, महिला बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी और अब राव साहब दानवे पाटिल का भी इस्तीफा हो चुका है, यह भी खबर आ रही है। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट जो है ये 12 तक पहुंच चुकी है। अब एक बार फिर देवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राव साहब दानवे पाटिल महाराष्ट्र से आते, उनका भी इस्तीफा हो गया है। देवेंद्र। जी हाँ सौरभ, उनका भी इस्तीफा हो गया और महाराष्ट्र आप देख रहे हैं कि कौन से नए चेहरे आ चुके हैं। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैं पहले आपको बताया था, वो सौरभ बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है कि थावरचंद गहलोत के जाने के बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बड़ा दलित चेहरा पार्टी के भीतर या सरकार के भीतर कौन होगा, जिसको आगे आने वाले दिनों में बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहेगी। और उस लिहाज से 7 बार के सांसद, इस बार वो 7वीं बार सांसद हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ही रहने वाले हैं। थावरचंद गहलोत भी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वीरेंद्र कुमार भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं सांसदों से, तो उन तस्वीरों में आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो बैठे हुए हैं और तीसरी बार लगातार वो टीकमगढ़ से जीते हैं। इसके पहले 4 बार वो सागर से जीते थे और मोदी सरकार बन में वो राज्य मंत्री भी थे। हालांकि इस बार के सरकारी कार्यकाल में उनको शामिल नहीं किया गया था, पहला जब मंत्रिमंडल गठन हुआ। लेकिन जब सांसदों को शपथ दिलाया जा रहा था, तब उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और उन्होंने सांसदों को शपथ दिलाई थी। अब क्योंकि थावरचंद गहलोत ने वो रास्ता साफ किया, वो जगह खाली की है और वहाँ पर उस बड़े दलित चेहरे को सरकार में वीरेंद्र कुमार पूरा करेंगे। और सरकार का, आप कहें मोदी सरकार का सबसे बड़ा दलित चेहरा एक तरह से, तो क्योंकि वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, तो वो वीरेंद्र कुमार के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक बगल में बैठे हुए हैं तस्वीरों में। सौरभ जी, लेकिन ये जो संख्या 12 तक इस्तीफा देने वालों की आई है, तो अभी क्या ये सिलसिला अभी और चल सकता है आपकी नजर में देवेंद्र? जी हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ, जैसे प्रताप चंद्र सारंगी जो कि उड़ीसा के सांसद हैं और एमओएस यहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट में भी एमओएस थे, एक दूसरे में भी एमओएस थे, उनका इस्तीफा भी आज हो गया है। प्रताप चंद्र सारंगी का इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि प्रताप चंद्र सारंगी की सादगी को लेकर जब इस बार वो चुनाव जीत कर आए थे तो बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चली थी। और आप साइकिल से चलने वाले व्यक्ति हैं, किस सादगी के साथ रहते हैं, जो कि रहते भी हैं वो, और बहुत पढ़े लिखे हैं, संस्कृत बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सारी खूबियाँ बताई जा रही थी। लेकिन आज उनका भी इस्तीफा हो गया प्रताप चंद्र सारंगी का। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दरमियान जब धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सांसदों के भाषण का जिक्र किया था और इसमें हिना गावित के अलावा जो दूसरे सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ही थे। और आज प्रताप चंद्र सारंगी जो कि मोदी सरकार में एमओएस थे, आज उनका इस्तीफा हुआ है। सर, जो आपने बड़ी खबर इससे पहले दी थी, जरा वो एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश से वीरेंद्र कुमार कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी। थावरचंद गहलोत की जगह बड़े दलित चेहरे के तौर पर अब वीरेंद्र कुमार जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। बड़ा दलित चेहरा है वीरेंद्र कुमार, और जो तस्वीर सामने आई उसमें वो पहली पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए थे, तो उनका भी अब कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अजय सौरभ, इसमें एक बात पर हम चर्चा कर सकते हैं जिस पर देवेंद्र भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। अगर प्रताप सारंगी को कैबिनेट से हटाया जा रहा है, जो इस्तीफा स्पष्ट तौर पे है, तो क्या यह माना जाए कि जय पांडा को जगह दी जा सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि जय पांडा और भारतीय जनता पार्टी के बीच की नजदीकियां स्पष्ट सामने दिखाई देती रही थी बहुत अरसे से। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी किया। बहुत पढ़े लिखे, समझदार और टेक्नोक्रेट के तौर पर भी हैं। सरकार में काफी उनकी सक्रिय भूमिका भी हो सकती है। ऐसा बताया जाता है कि वो सरकार के काफी नजदीक भी हैं। क्या विचार है आपका इस पर देवेंद्र?
निश्चित तौर पर और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कुछ राज्यों के दिल्ली सहित वो प्रभारी भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, जब कोरोना का संकट चल रहा था उस समय मणिपुर में समस्या हो गई थी, तब 2 नेताओं को वहाँ पे भेजा गया था। उन 2 नेताओं में एक वैजयंत पांडा भी थे और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली का भी प्रभार वो देख रहे हैं, तो ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी वो देख रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीर्ष नेतृत्व उन पर किस प्रकार से भरोसा कर रहा है। लेकिन वो भरोसा क्या इस बात में कन्वर्ट हो जाएगा कि सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, अभी ऐसी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का और ईस्टर्न स्टेट्स का जब हमने जिक्र किया था तो त्रिपुरा का जरूर हमें एक मेंशन करके हमारे सोर्स ने ये बताया क्योंकि त्रिपुरा से 2 ही सांसद हैं, एक प्रतिमा भौमिक और एक त्रिपुर करके एक दूसरे नेता हैं। उन दोनों में से एक को मंत्री बनाया गया है। उड़ीसा से अभी कौन आ रहा है इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है जी। अब से थोड़ी देर के अंदर वो सूचना भी शायद हम साझा कर पाएँ जी। और जिन तस्वीरों को हम लगातार दिखा रहे हैं देवेंद्र, इन तस्वीरों से क्या हम ये ज़रा सा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतने ही लोग हैं या दरअसल इस तस्वीर के आगे भी एक ऐसी तस्वीर है जो भी हम नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि क्या सभी लोग जिन्हें शपथ आज लेनी है उनकी मुलाकात आज प्रधानमंत्री से हो चुकी है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर शाम में हमें दिखाई देंगे? निश्चित तौर पर कुछ एक नाम इसमें मिसिंग हैं, कुछ एक नाम सरप्राइज के तौर पर दिखेंगे। जैसे अब से थोड़ी देर पहले हमारे एक सोर्स ने ये बताया कि जयपुर के सांसद हैं रामचरण बेहरा, उनको अचानक फ़ोन गया है और वो जयपुर से दिल्ली फ्लाइट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे इसके अलावा कुछ अगर एक्सपर्ट्स के तौर पर जो कि विशेषज्ञ हैं किसी फील्ड के और उनकी अचानक एंट्री कराई जाती है तो वो निश्चित तौर पर सरप्राइज के तौर पर होगा, ये ज़रूरी नहीं। और ये पहले भी हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए विस्तार से पूर्व जब चाय के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि पीएम ये लगभग हर बार ही करते हैं, तो उसमें सारे वो नाम शामिल नहीं होते हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी होती है, क्योंकि कोई दूर से आ रहा है या किसी का नाम लास्ट टाइम में अगर फाइनल हुआ है। हालांकि इस बार कोशिश की गई थी कि सबको पहले से बुला लिया जाए, बावजूद उसके जाहिर तौर पर ऐसे जब इतना विस्तृत काम होता है तो कुछ चीज़ें लास्ट टाइम के लिए छूटती हैं। उसमें लास्ट टाइम में जिसका इंक्लूजन हुआ हो, जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको जयपुर का बताया कि अगर उनको इस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ सरप्राइज आपको आगे और भी दिख सकते हैं। ये सारे लोग जो कि आज शपथ लेंगे सारे वहाँ मौजूद हों ये ज़रूरी नहीं। अजय जी। और हम लगातार यूपी की बात भी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के लिहाज से यूपी को वो रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। तो अब 67 में से 15 मंत्री अगर बीजेपी यूपी में से बना रही है अपने 67 सांसदों में से, तो बहुत अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है यूपी का सरकार के अंदर। रुचि जी हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी के लिए जो यूपी के चुनाव हैं बहुत ज़्यादा अहम है। तो बीजेपी जो सारी जातियां हैं उनके ऊपर उसका जोर है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, कि उन सबका प्रतिनिधित्व हो। सेंटर में जो मिनिस्टर्स आज नए बनाए जाएं सबका उसमें प्रतिनिधित्व हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया। और जैसा देखने से लग रहा है ये भी देखा गया है कि जो नेता बनाए जा रहे हैं वो अपनी जाति में लोकप्रिय हों। जैसे आप कौशल किशोर को देखेंगे तो कौशल किशोर पहले लेफ्ट में रहे थे और फिर बीजेपी में आए, 2 बार से मोहनलालगंज के एमपी हैं। कौशल किशोर के घर आप जब भी जाएंगे या कौशल किशोर को आप जब भी देखेंगे तो वो लोगों से घिरे हुए दिखाई देंगे। तो वो जनता के नेता माने जाते हैं, जनता की बड़ी बड़ी पंचायत वो करते हैं। हमें पिछले सालों में हम उनको देखते थे कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम है उसको वो सुनते हैं। तो एक तरह से वो अपनी जो जाति है उससे भी उनका कनेक्ट है, अपने इलाके के लोगों से उनका अच्छा कनेक्ट है। हालांकि पिछले दिनों में विवाद भी हुआ उनके बेटे को लेकर कि ये आया कि बेटे ने आरोप लगाया कि उसके ऊपर किसी ने गोली चला दी और बाद में पता चला कि बेटे ने अपने ऊपर खुद अपने साले से गोली चलाई थी। फिर उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि मर्डर कराना चाहते हैं। एक मिनट रोक रहा हूं आपको, देवेंद्र के पास फिर और कोई नई इंफॉर्मेशन आई है। जी देवेंद्र बोलिए। सौरभ, अभी जो अजय जी पूछ रहे थे कि क्या वैजयंत पांडा को जगह मिल सकती है, उड़ीसा से किसको जगह मिलेगी, तो मयूरभंज के जो लोकसभा सांसद हैं महेश्वर टुड्डू वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और प्रताप चंद्र सारंगी के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है उस सीट को भरेंगे। महेश्वर टुड्डू मयूरभंज के सांसद हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय टीम में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भी वो अभी तक थे। अब मंत्री बन जाने के बाद जाहिर तौर पर इस्तीफा देंगे, लेकिन महेश्वर टुड्डू का चयन किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार में आज के मंत्रिमंडल विस्तार में उड़ीसा के चेहरे के तौर पर, उड़ीसा के नए चेहरे के तौर पर। देवेंद्र, इसका मतलब क्या निकाला जाए? महेश्वर टुड्डू को अगर शामिल करते हैं तो क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी एक तरह से अपने साथ लेकर चलने की बात कही जा रही? क्योंकि हमने देखा है कि शेड्यूल्ड कास्ट के बहुत सारे नेताओं को जगह कैबिनेट में दी जा रही, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी साथ लेकर चलेंगे?
जी हाँ, ये निश्चित तौर पे, और ये जानकारी हम लोग लगातार आज सुबह से ही दे रहे हैं, आज सुबह से नहीं, इनफैक्ट कल शाम से दे रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर लें, शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर लें या ओबीसी की बात कर लें, तो इन तीनों के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम रहेगा मंत्रिमंडल विस्तार। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कई मामलों में ये ऐतिहासिक होगा नंबर्स के लिहाज से, अगर उस संख्या को काउंट करें तो उसके लिहाज से बहुत ऐतिहासिक होगा। वो ट्राइबल किन किन स्टेट से आते हैं, अब से थोड़ी देर के अंदर मैं वो जानकारी भी आपसे साझा कर पाऊंगा कि आखिर किन किन राज्यों से उन ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को चयन किया गया आज के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब भी मोदी सरकार में एक अहम फैक्टर रहा है आज के मंत्रिमंडल विस्तार के नामों के चयन के लिए। देवेंद्र, ये बात और बताइए, जैसे 6 बजे का समय है मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह का, तो कितना देर पहले ये सभी लोग जो हैं ये पहुंचना शुरू हो जाते हैं? लगभग 3:45 बजे का वक्त हो चुका है और तकरीबन 5:15 के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे अंदर एंट्री लोगों की शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है। और आज की तस्वीरों को भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री निवास पे ये सारे लोग जो पहुँचे हुए हैं, आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। सारे लोग, इवन जो टॉप लीडर्स बैठे हैं, पीएम मोदी, अमित शाह, BL संतोष, JP नड्डा या नितिन गडकरी, इन सारे लोगों के बीच की भी जो दूरी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का किस सख्ती से टॉप लेवल पर पालन किया जा रहा है। आज की वो झलक राष्ट्रपति भवन में भी दिखेगी। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे इन नेताओं को जिनको शपथ लेना है थोड़ा पहले पहुंचने को कहा गया है, क्योंकि एक प्रक्रिया की तरह एक डिस्टेंसिंग रखते हुए उन सबको वहां पे अंदर हॉल में बुलाया जाएगा और वहां पे उनकी एंट्री होगी। और राष्ट्रपति भवन से जुड़े हुए जो सोर्सेज है वो हमें ये बता रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया में, शपथ ग्रहण समारोह में, पूरी प्रक्रिया के दौरान हर एक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ शपथ लेने आ रहे हैं या गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, बल्कि उन लोगों पर भी लागू है जो कि राष्ट्रपति भवन के अधिकारी हैं, वही रहते हैं और उन्हें उस कार्यक्रम में शिरकत करना है। उनकी टेस्टिंग वगैरह भी सारी चीज़ें की गई हैं जिन लोगों को आज वहाँ पर मौजूद रहना है। सौरभ, एक बार निर्णय के पास हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। निर्णय, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज की ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये कोई छोटा मोटा मंत्रिमंडल विस्तार या अब हम कहें कि विभागों का परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, एक आमूलचूल परिवर्तन है। अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में इतना बड़ा परिवर्तन अगर कर रहे हैं तो इसके क्या मायने समझते हैं आप? देखिए, एक बहुत क्लियर कट मैसेज इसमें है कि जो डिलीवरी का प्रोसेस है सरकार का उसको और स्पीड अप करना है। और साथ ही साथ इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेजेस तो हैं ही, क्योंकि आने वाले समय में अगले 1 साल में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका ज़रूर इसमें ध्यान रखा गया है पूरे आकलन में। लेकिन जो एक ओवरऑल इमेज है सरकार की, जिस तरह से नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह से एक पूरा एक नया खाका तैयार करना है देश की प्रगति के लिए, उस हिसाब से आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है, जिन सांसदों को शामिल किया गया है, उनके प्रोफाइल भी अगर आप देखें तो उनके प्रोफाइल आप देख सकते हैं उस पूरे जो मैसेजिंग है उसको पूरी तरह वो सफाइस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस की जो बात है उसको भी काफ़ी हद तक तवज्जो दी गई है। जब कुछ मंत्रियों को एलिवेट भी किया जा रहा है, उन्हें अच्छे पद अब दिए जा रहे हैं, कईयों को ड्रॉप किया गया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक मैसेज जो सबसे बड़ा बाहर निकल करके आ रहा है वो है डिलीवरी का। सरकार एक फास्ट पेस में डिलीवरी करना चाहती है, क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा कोविड इस पीरियड के दौरान बहुत सारा समय जो है वो वेस्ट हुआ है नई परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में। और ऐसे में अब जब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, जाहिर सी बात है ये एक ऐसा समय है जब सरकार चाहेगी कि ज़्यादा प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ा जाए। और शायद उसी को ध्यान में रख के एक पूरा ओवरऑल पिक्चर जो है वो देश के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें राजनीतिक कारण ज़रूर हैं, जैसा मैंने पहले बताया बहुत जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे गुजरात में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो नए चेहरे इंक्लूड किए गए हैं या जो प्रमोट किया गया दोनों मंत्री को, तो उसमें उसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। बट
ओवरऑल जो एक संकेत है वो जाहिर सी बात है डिलीवरी बात आपने जो दूसरी बात आपने कही, राज्यों के चुनाव के हिसाब से तो बहुत सारे परिवर्तन किए ही जाते हैं, लेकिन निर्णय जो आपने कहा कि बहुत सारा समय इस बार कोरोना की वजह से खराब हुआ है, तो सरकार अपनी नीतियों को, पॉलिसीज को, अपने कामकाज में एक रफ्तार देना चाहती होगी, उस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहती होगी, और इसीलिए शायद ये विस्तार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जब। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।